नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है स्टडी गैंगवे में। मैं हूं चंदन वर्मा और आपको कंटिन्यू पढ़ा रहा हूं जनरल साइंस। जनरल साइंस के चैप्टर नंबर 10 में हम लोग चल रहे हैं। 9 चैप्टर मैं पढ़ा चुका हूं। 9 चैप्टर में बताया था कि दिव्यांगता था और 10वां चैप्टर जो हमारा है वो है फसल उत्पादन। फसल उत्पादन में एक लेक्चर मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, दूसरा लेक्चर आज के दिन हम आपको बताएंगे। इसमें देखते हैं, पहले मैं बता दूं कि चैप्टर का नाम चैप्टर नंबर 10 है और चैप्टर नंबर 10 का नाम जो है फसल उत्पादन क्रॉप प्रोडक्शन। उसमें मैंने बताया था कि फसल क्या होता है, उसके बाद बीज बोने के लिए किस तरीके का बीज होना चाहिए, यानी उच्च क्वालिटी का होना चाहिए। उसके बाद किस चरणबद्ध से उस फसल को उगाने का कौन सा चरणबद्ध या किस तरीके से काम करने हैं। तो चरण नंबर 1 में यानी फर्स्ट स्टेप में मैंने बताया था कि पहले मिट्टी तैयार करनी है, उसके बाद उच्च क्वालिटी का बीज हमें चूज करना है, चुनना है, चयन करना है। उसके बाद से उस बीज को किस तरीके से रुपाई करते हैं, किस तरीके से बुआई करते हैं, ये मैं बताया था कि कुछ छींट करके अनाज जैसे कि आपका बाजरा, ज्वार, इस तरीके का जो अनाज है, कुछ रोप करके जैसे कि धान, मिर्च, कुछ गहराई में डाल करके बीजों को हम मिट्टी तैयार होने के बाद इस तरीके से डालते हैं और हमारा फसल उगता है जो कि अच्छा होता है। उसके बाद हम आगे चलते हैं कि जब हमने बीज बो दिया उसके बाद क्या आगे का क्या होता है, बीज किस तरीके से मिट्टी से पोषक तत्व लेते हैं, किस तरीके से खरपतवार हमारे खेतों में हो जाता है तो उसको हम कैसे खत्म करते हैं, ये आज जानेंगे। इसके अलावा आज के लेक्चर में ये जानेंगे कि हमारे जंतुओं से हमें कौन कौन से खाद्य पदार्थ मिलते हैं। फसलों से तो हमें मिलते ही हैं, धान, चावल, गेहूं, मक्का, ज्वार, बाजरा, आलू, प्याज, टमाटर से सब्जी, फल, फ्रूट, ये सब मिलते हैं। जंतुओं से भी हमें क्या खाद्य पदार्थ मिलते हैं, आज इस विषय में जानेंगे। जंतुओं के विषय में मैं बात कर दूं तो गाय भैंस से हमें दूध मिलता है, मुर्गी से हमें अंडा मिलता है, मछलियों से मछली खाते हैं हम लोग, मुर्गा खाते हैं, बकरा खाते हैं। इस विषय में हम किस तरीके से उनका पालन, किस तरीके से उसको पाल करके या व्यवसाय के रूप में हम कैसे उपयोग में लाते हैं। इस लेक्चर में ये भी जानेंगे कि हरित क्रांति कब से प्रारंभ हुई या हरित क्रांति में क्या क्या हुआ या क्या करना चाहिए। तो आगे देखते हैं कि बीज के बुआई तक हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देख लिया है। बीज के बुआई के बाद आज के लेक्चर में हम देखेंगे। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। तो बोले मृदा के पोषण तत्व और उर्वरक, यानी मिट्टी में जो पोषक तत्व होते हैं और वो उर्वरकता होती है उसके विषय में जानेंगे। यदि ये नहीं होगा, बीज हम बो देंगे तो वो बीज जमेगा नहीं, अच्छी तरीके से वो फसल होगी नहीं। ठीक है, तो हमने मिट्टी तैयार किया और मिट्टी में बीज का बुआई कर दिया। तो आगे क्या होता है देखते हैं। पौधे अपनी वृद्धि और विकास के लिए मृदा यानी मिट्टी से जल एवं खनिज लवण पोषक तत्व प्राप्त करते हैं। जब हम बीज बो देते हैं तो पौधे क्या है, मिट्टी से खनिज लवण और पोषक तत्व प्राप्त करते हैं। यदि मृदा में पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में उपस्थित नहीं होते हैं, या कह सकते हैं कि मृदा में पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में उपस्थिति नहीं होती है या उपस्थित नहीं होते हैं, तो फसलों की पैदावार और गुणवत्ता प्रभावित होती है। यानी मैं बताया ही कि आप ऐसे किसी भी जमीन में गेहूं छींट दें तो वो नहीं जमेगा, जमेगा भी तो एकदम से कमजोर होगा। जैसे आपको फसल चाहिए उन्नत किस्म का, वो नहीं होगा। पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्वों को 3 भागों में बांटा गया है। देखते हैं कौन कौन सा भाग है। पहला है मुख्य पोषक तत्व, कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन को पौधे जल एवं वायु से प्राप्त करते हैं, जबकि नाइट्रोजन, फास्फोरस,
तथा पोटेशियम को भूमि से प्राप्त करते हैं। देख लीजिए, 3 पोषक तत्वों मैंने 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें से पहला है मुख्य पोषक तत्व। पौधे जो है पेड़ से उदाहरण के तौर पर आप समझिए कि जब जंतुओं के लिए, इंसान के लिए क्या चाहिए? भोजन चाहिए। भोजन में आयरन, कैल्शियम, पोटेशियम, नाइट्रोजन, ये सब चाहिए हमें। तो उसी तरीके से जो है पौधों के लिए भी सेम वैसा ही होगा। तो मुख्य पोषक तत्व है कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन को पौधे जल एवं वायु से प्राप्त करते हैं, जबकि नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटेशियम को भूमि से प्राप्त करते हैं। आपने देखा होगा कि यूरिया जब हम छींटते हैं तो उस पर लिखा रहता है कि नाइट्रोजन इतना %। गौड़ पोषक तत्व, गौड़ पोषक तत्व देखते हैं। दूसरा है कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर आदि को पौधे मृदा मतलब मिट्टी से प्राप्त करते हैं। पौधों को इन पोषक तत्वों की आवश्यकता मुख्य पोषक तत्वों की अपेक्षा कम मात्रा में होती है। ये क्या बोला है कि गौड़ जो है यानी कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर आदि को पौधे जो है मृदा से ही, मिट्टी से ही प्राप्त करते हैं, लेकिन इनका जो है मुख्य पोषक तत्व से ये कम मात्रा में इनको चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं कि सूक्ष्म पोषक तत्व। सूक्ष्म पोषक तत्व कौन से हैं? पौधों को कुछ पोषक तत्व जैसे लोहा, तांबा, जिंक आदि की अति सूक्ष्म मात्रा में यानी बहुत कम मात्रा में मिले तो भी वो भी पर्याप्त होती है, ये कह रहा है। तो कह रहा है कि पौधों को कुछ पोषक तत्व जैसे लोहा, तांबा, जिंक आदि की अति सूक्ष्म मात्रा में ही पर्याप्त होती है, फिर भी इनकी कमी होने से पौधों की वृद्धि और विकास, फसल की पैदावार प्रभावित होती है। यदि इसकी कमी हो गई, इस मिट्टी में ये नहीं है लोहा, तांबा, जिंक आदि, तो पैदावार कम होगा, वृद्धि भी रुक सकता है, भले ही ये अति सूक्ष्म यानी बहुत कम जरूरत हो तो भी। तो हमने क्या देखा कि पोषक तत्व 3 है, एक मुख्य पोषक तत्व, गौड़ पोषक तत्व, और तीसरा है हमारा सूक्ष्म पोषक तत्व। आगे देखते हैं, आगे बोला है नाइट्रोजन चक्र एवं नाइट्रोजन स्थिरीकरण। यदि मिट्टी में नाइट्रोजन नहीं रहेगा, नाइट्रोजन स्थिरीकरण नहीं रहेगा, तो पौधे उससे नाइट्रोजन नहीं लेंगे और वो पौधे उस तरीके से विकास नहीं करेंगे जैसे कि एक उर्वरक खेत में, पोषक तत्वों वाले खेत में करते हैं। तो देखते हैं नाइट्रोजन चक्र एवं नाइट्रोजन स्थिरीकरण। सूक्ष्म जीवों द्वारा, आपने देखा होगा कि मिट्टी में छोटे छोटे कीड़े भी रहते हैं, वो सूक्ष्म जीव क्या है, उसको उर्वरक रखते हैं। तो देखते हैं मिट्टी में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीव जैसे एजोटोबैक्टर आदि बैक्टीरिया वायुमंडल की नाइट्रोजन को घुलनशील नाइट्रेट्स में बदलते हैं। वो क्या करते हैं, वायु में जो नाइट्रोजन है वो मिट्टी में जो पाए जाते हैं छोटे जीव लाइक एजोटोबैक्टर और आदि यानी और भी बैक्टीरिया हैं, वो क्या करते हैं, उन वायुमंडल से नाइट्रोजन लेकर के उस मिट्टी को उर्वरक बनाते हैं। त्वरित एवं वर्षा द्वारा, तेज वर्षा के समय बिजली कड़कने पर नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स बनते हैं। तेज वर्षा के समय बिजली जब कड़कती है तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनते हैं जो वर्षा के जल में घुलकर अम्ल बनाते हैं। यह अम्ल वर्षा के साथ ही भूमि पर गिरता है तो कैल्शियम, मैग्नीशियम को उनके घुलनशील नाइट्रेट्स में बदल देता है और जब जल में घुल करके ये लवण जड़ों द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। ये कह रहा है कि जब वर्षा होती है तो तेज वर्षा के साथ में नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनते हैं और वर्षा के जल में घुल करके जब नीचे जाते हैं तो कह रहा है कि अम्ल वर्षा होती है। अम्ल वर्षा के साथ भूमि पर गिरता है तो कैल्शियम, मैग्नीशियम जो मिट्टी में है उनके साथ क्रिया करके घुलनशील हो जाता है, यानी जो पौधे के लिए जो जरूरत है मुख्य पोषक तत्व वो वहां पे मिलने लगता है। तो आपने देखा होगा यदि धान की खेती हो रही है उसको पानी की बहुत जरूरत होती है। यदि पानी नहीं देंगे यानी उसका जो जड़ है उसको पानी चाहिए,
तो आप देख रहे हो बारिश वाला जो हम ट्यूबवेल नहर से सिंचाई करेंगे उसके अपेक्षा जो बारिश वाली पानी होगी धान के लिए या पौधों के लिए वो बहुत अच्छा होता है। उदाहरण के तौर पे आपने जंगलों में देखा होगा, अपने दरवाजे पे देखा होगा, घर द्वार में देखा होगा, जब बारिश होती है तो बारिश के दिनों में पौधे और हरे भरे हो जाते हैं। गर्मी के दिनों में क्यों नहीं रहते? इसका यही रीजन है कि अम्ल वर्षा के साथ अम्ल वर्षा होती है और जब नीचे जाते हैं तो कैल्शियम, पोटेशियम और जो भी आपका मैग्नीशियम के साथ घुलनशील होकर के उसको और भी उर्वरा बनाते हैं और पौधों को जो पोषक तत्व चाहिए, जो कि मुख्य पोषक तत्व के रूप में है, उन्हें मिलता है। आगे देखते हैं। रासायनिक उर्वरक द्वारा, अगला है वायु की नाइट्रोजन फैक्ट्रियों में रासायनिक यौगिकों में परिवर्तन करके उर्वरक के रूप में इसका इस्तेमाल भूमि की उर्वरता को बढ़ाने में किया जाता है। यानी आप देखे होंगे कि गेहूं में खाद छींटते हैं, आपने देखा होगा, यूरिया छींटते हैं, कैल्शियम छींटते हैं। बोलो क्यों छींटते हैं? तो ये क्या करते हैं कि वायु से नाइट्रोजन ले करके, आपने देखा होगा यूरिया पे लिखा रहता है कभी कभी 46% नाइट्रोजन, ऐसा कुछ लिखा रहेगा, ठीक है। तो नाइट्रोजन है उसमें, फिर वो जाता है, नाइट्रेट्स बनते हैं, बहुत सारी क्रियाएं होती हैं, उनको पोषक तत्व मिलता है और वो जो है पौधे बढ़ जाते हैं और उसकी उर्वरा शक्ति बढ़ती है जिससे पौधे बढ़ते हैं। तो अभी हमने क्या किया, बुआई कर दिया बीजों का बुआई के बाद हमने उनके मुख्य पोषक तत्वों को भी दे दिया साथ में। आपने देखा होगा कभी कभी जो गेहूं बोते हैं उसके साथ साथ खाद भी छींटते जाते हैं, आपने देखा होगा, कैल्शियम और क्या बोलते हैं आपका यूरिया मिला करके गेहूं को छींटते हैं। तो ये क्रिया हो गई। अब आगे हम देखते हैं फसलों की सिंचाई, उसके बाद हम फसलों की सिंचाई करेंगे। फसलों की सिंचाई में क्या होता है, मिट्टी के पोषक तत्व जल के माध्यम से ही पौधे में पहुंचते हैं, अतः फसलों की निश्चित समय अंतराल पर की जाने वाली जल आपूर्ति को सिंचाई कहते हैं। जब मिट्टी के पोषक तत्वों को, जब जो खाद है यदि वैसे छींट देंगे, उसको सिंचाई नहीं करेंगे तो खाद वैसे ही रह सकता है। तो सिंचाई कर दो पानी के साथ, वो घुलनशील हो जाता है, मिट्टी में घुलकर मिल जाता है। तो मैंने कह सकते हैं कि फसलों के एक निश्चित समय अंतराल पर दी जाने वाली जल को सिंचाई कहते हैं, कह सकते हैं। सिंचाई के लिए जल आपूर्ति के कई स्रोत हैं, जैसे नहर, नदियां, कुएं, ट्यूबवेल, वर्षा इत्यादि। यानी आप यदि अब गेहूं बोए हैं या धान बोए हैं या मक्का बोए हैं तो इनके माध्यम से नहर, नदियां, कुएं, ट्यूबवेल, वर्षा आदि से उनका सिंचाई कर सकते हैं या हो सकता है, वर्षा से भी हो सकता है। मिट्टी की प्रकृति तथा फसल की आवश्यकता अनुसार सिंचाई की जाती है। देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है या इंपॉर्टेंट बात कह रहा है कि मिट्टी की प्रकृति तथा फसल की आवश्यकता अनुसार सिंचाई की जाती है। गेहूं को हमेशा पानी में मतलब सिंचाई करते रहेंगे, पानी देते रहेंगे तो सड़ जाएगा, जबकि धान को हमेशा पानी देते रहेंगे तो वो क्या है, और अच्छा होगा। धान जो है बरसात में होता है और मुख्यतः हम कह सकते हैं कि उसे पानी की बहुत ज़्यादा जरूरत होती है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला है खरपतवार नियंत्रण। खरपतवार, अब अभी आपने क्या किया, उसमें खाद के साथ बीज भी डाल दिया, उर्वरकता भी बढ़ा दिया, सिंचाई भी कर दिया। जैसे सिंचाई करने के बाद क्या होता है, खरपतवार यानी कि उसके साथ साथ घास फूस भी जमते हैं। ऐसा नहीं खाली धान ही जमेगा, ये गेहूं ही जमेगा, तो उसको भी नियंत्रण करना है। यदि वही रहेगा तो पता चलेगा कि जो बीज निकला है मक्का का, धान का, वो खरपतवार बड़े हो गए और वो धान या गेहूं नीचे रह गया तो उसका विकास नहीं होगा। इसलिए वहां से उनको स्पेस चाहिए, तो वहां से खरपतवार को हटाने पड़ते हैं। तो उसको नियंत्रण करने के लिए क्या करते हैं, खरपतवार को खेत से हटाना ही खरपतवार नियंत्रण है। खरपतवार को कुछ
रसायनों जैसे 2,4-D तथा मेटाक्लोर द्वारा नष्ट किया जाता है। अभी देखिए क्या है, अब घास को खुरपी से निकालते निकालते थक गए, तो उसमें क्या करते हैं, आज धान में 2,4-D या फिर गेहूं में उस घास को जलाने के लिए 2,4-D या मेटाक्लोर का छिड़काव कर देते हैं। उसमें क्या होता है, घास जल जाते हैं और गेहूं या धान आपका बच जाता है, या वो फसल बच जाती है। अन्य पीड़कों के लिए पीड़कनाशी, फफूंद के लिए फफूंदनाशी तथा खरपतवार के लिए खरपतवारनाशी का इस्तेमाल करते हैं। यानी आप फफूंद ज़्यादा हो गए हैं या फिर कह सकते हैं कि खरपतवार ज़्यादा हो गया है, तो उनके लिए ये उपयोग में लाते हैं। अब आपकी फसल क्या हुआ, बढ़ गया, खरपतवार भी आपने निकाल दिया। अब एक टाइम के बाद पता चला 3 महीने के बाद वो फसल पक गई। फसल क्या हुआ, पक गई, धान फूट गया, उसके बाल निकल गए, बाल मतलब उसके बीज जो हमें काट के उपयोग में लाने हैं, या गेहूं के निकल गए। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, एक टाइम पीरियड के बाद वो धान सूखने लगा या गेहूं सूखने लगा कि ये गेहूं पक गया है, तो उसको हम आगे क्या करेंगे, उसकी कटाई या मड़ाई करेंगे। कटाई मतलब काटेंगे, मड़ाई मतलब उसका भूसा बनाएंगे या फिर पुआल बनाएंगे, जो भी चाहिए। तो देखते हैं अगला स्टेप क्या बोलता है, कटाई एवं मड़ाई। कटाई क्या होता है, देखते हैं। फसल पकने या तैयार होने के बाद फसल उत्पाद को काटना ही कटाई कहलाता है। मैं बताया, फसल पकने या तैयार होने के बाद फसल उत्पाद को काटना कटाई कहलाता है। फसल के दानों से भूसा अलग करना मड़ाई कहलाता है। अब आप बोल दे मड़ाई पूछ दिया, तो आप समझिए कि फसल के दानों से भूसा अलग करना जो है मड़ाई कहलाता है। अक्सर कटाई एवं मड़ाई का कार्य विशेष यंत्र कंबाइन द्वारा एक साथ किया जाता है। कंबाइन जो रहता है वो भूसा भी निकालता रहता है, साथ में आपका गेहूं या फिर धान या जो भी आपके सरसों के भी आजकल आ गए हैं, सरसों भी भूसा अलग सरसों अलग निकल रहा है। पहले बैल से या फिर थ्रेसर में से करते थे, तो कंबाइन जो है दोनों काम करता है। देखते हैं गेहूं की मड़ाई कैसे करते हैं। गेहूं की मड़ाई थ्रेसर बैल चालित या शक्ति चालित द्वारा करते हैं। गेहूं की जो मड़ाई है वो भी कंबाइन से भी हो रहा है आजकल। मड़ाई जो है थ्रेसर के द्वारा या फिर शक्ति बैल चालित, पहले बैल से होता था, अभी नहीं होता है। धान के लिए पैडी थ्रेसर, धान के लिए पैडी थ्रेसर का प्रयोग करते हैं। धान के लिए किसका, पैडी थ्रेसर का प्रयोग करते हैं। तो कटाई और मड़ाई हो गया। अगला देखते हैं आगे। उसके बाद हम करते हैं भंडारण, यानी अब उसको कलेक्शन करके रखना है, ठीक है, तो उसको करते हैं भंडारण। भंडारण क्या है, पहले ये समझिए कि जो फसल आपका भूसा अलग गेहूं अलग हो गया, उस गेहूं को रखना है। एक ही दिन में सारा खाएंगे नहीं, एक ही दिन में हो सकता है बेचेंगे नहीं, तो आप क्या करेंगे, उसको 1 साल 6 महीने तक आपको उपयोग में लाने हैं, तो उसको कहीं ना कहीं रखना पड़ेगा, उसी को हम कहते हैं भंडारण। देखते हैं, फसल उत्पादन के पश्चात उपज का भंडारण एक महत्वपूर्ण चरण है। सब्जियों में पानी की मात्रा अधिक होने के कारण इन्हें कम ताप 0 से लेकर के 1 सेंटीग्रेड पर संरक्षित करते हैं। आप देखेंगे कोल्ड स्टोरेज, आलू और प्याज जो मैंने सब्जियां जो होती हैं वो जल्दी सड़ जाती हैं, जिनमें पानी ज्यादा रहता है, तो वो जल्दी सड़ जाएंगी, तो उन्हें क्या करते हैं, उन्हें कोल्ड स्टोरेज में रखा जाता है या फिर फ्रीज में रखते हैं, ताकि ये जल्दी सड़े ना। उनका जो तापमान होगा 0 से लेकर के 1 सेंटीग्रेड के अंदर रहेगा। और गेहूं को हम नॉर्मल टेम्परेचर में रख सकते हैं, उसको एक बॉक्स में या फिर बोरे में रख करके या फिर एक ड्रम में रख करके रखते हैं। आपके घरों में रखा गया होगा, आप देखे होंगे। आगे चलते हैं, इनका उचित भंडारण क्या होता है, उचित भंडारण कैसे करते हैं। उचित भंडारण द्वारा वर्ष भर खाद्यान्न की उपलब्धता रहती है। यदि आप उचित भंडारण करते हैं
तो वर्ष भर आपको खाद्यान्न यानी खाने की व्यवस्था बनी रहेगी। नहीं करेंगे तो सड़ जाएगा और आपको फेंकना पड़ेगा। दूर दराज के क्षेत्रों में सुविधापूर्वक खाद्य पदार्थ पहुंचना, यानी कि दूर दराज के क्षेत्रों में यदि भंडारण, उचित भंडारण रहेगा, अच्छी तरह से भंडारण किया हुआ है, तो दूर दराज के क्षेत्र में भी हम उसको पहुंचा सकते हैं। कीड़ों और कवकों द्वारा खाद्यान्न की हानि से रोकना, उचित भंडारण रहेगा या उचित भंडारण से कीड़ों और कवकों द्वारा जो खाद्यान्न की हानि होती है उसको भी हम रोक सकते हैं। यदि कभी प्राकृतिक आपदा से फसल खराब हो जाती है तो उचित रूप से भंडारित अनाज जनता को उपलब्ध कराना। सरकार क्या करती है, यदि सूखा पड़ गया या बहुत ज़्यादा बाढ़ आ गया तो उनको खाने के लिए तो चाहिए, उनकी फसल बर्बाद हो गई तो उसको एक भंडारण करती है सरकार, या एक सोसाइटी बनाए रहते हैं, वहाँ पे रखते हैं और जब जरूरत पड़ती है तो उन्हें दे दिया जाता है। यदि वो भंडारण नहीं रहेगा तो फिर उन जनता को या उनको या आपको भोजन नहीं मिलेगा। खाद्यान्न के भंडारण भारतीय खाद्य संस्थान FCI, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, राज्य और केंद्र सरकार दोनों मिलकर के चलाती हैं। FCI संस्था उनका देखता है और जगह जगह भंडारण बनाया हुआ है, जगह जगह स्टोरेज बनाए हुए हैं, और वहाँ से जब खाद्य की ज़रूरत पड़ती है, जैसे राशन कार्ड पे आप राशन लेने जाते हैं, उसी तरीके से वो राशन कहाँ से आता है, कहीं ना कहीं भंडारित हुआ है FCI के अंतर्गत, तो उसको हम देते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। तो ये इससे पहले तो ये देखते हैं हमारा कि हमने क्या क्या किया। पहले मिट्टी तैयार किया, उसके बाद से मिट्टी तैयार करने के बाद से आपने क्या किया, बुआई किया, उसके बाद से आपने पोषक तत्व देखा, पोषक तत्व देखने के बाद आपने सिंचाई किया, सिंचाई से पहले खरपतवार निकाला, और जब खरपतवार निकालने के बाद से आपने कटाई किया, मड़ाई किया, उसके बाद भंडारण किया। देखते हैं आपने क्या पढ़ा अभी तक। मिट्टी, फसल बोने के लिए आपको क्या करना है, मिट्टी तैयार करना है, बीज चयन, मतलब बीज को चयन करना है, चयनित करना है, उसके बाद बुआई करना है, उसके बाद पोषक तत्व देखना है, उसके बाद सिंचाई, खरपतवार निकालना है, उसके बाद कटाई, मड़ाई और भंडारण। अभी तक आपने ये देख लिया। अब हम आगे चलते हैं, आगे देखेंगे ये हमारे सब्जी के लिए या फिर अनाज के लिए हम ये प्रक्रियाएं करते हैं। जब आप बड़े होंगे आप देख ही रहे होंगे, नहीं देख रहे होंगे, यदि आप किसानी क्षेत्र में नहीं घुसे हैं, आप नहीं देखें ये सब, तो ये एक बार देखिए और इस स्टेप बाय स्टेप काम करेंगे तो निश्चित ही आपका फसल अच्छा होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला है हरित क्रांति फसल सम्मति। यानी क्या हुआ, हरित क्रांति आया, पहले पैदावार कम होता था, हरित क्रांति आने के बाद पैदावार ज्यादा होने लगा। तो देखते हैं कृषि में सुधार के उद्देश्य से जो प्रयास 1960 ईस्वी से शुरू किए गए उसे हरित क्रांति कहते हैं। हरित क्रांति का जो जनक थे, हरित क्रांति के डॉक्टर MS स्वामीनाथन। डॉक्टर MS स्वामीनाथन ने क्या किया, हरित क्रांति का शुरुआत किया। उसमें क्या चाहिए, उन्नत किस्म का बीज चाहिए, खाद चाहिए, उर्वरक होना चाहिए, सिंचाई की सुविधाएं चाहिए। तो जो पहले अनाज 3 क्विंटल होता था, हरित क्रांति आने के बाद
6 कुंटल, 9 कुंटल, 12 कुंटल, यानी 1 बीघे में 12 कुंटल, 18 कुंटल, जैसा आपका बीज, जैसा आपका उसमें सुविधा, उस तरीके से पैदावार बढ़ी। हरित क्रांति के तहत कृषि के क्षेत्र में आधुनिक कृषि यंत्रों जैसे ट्रैक्टर, हल, सिंचाई के साधन जैसे ट्यूबवेल, उन्नत कोटि के बीज, कीटनाशक दवाओं तथा रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग से फसल उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि हुई है। क्या हुआ है? हरित क्रांति के तहत कृषि क्षेत्र में आधुनिक जो भी आ गया, ट्रैक्टर आ गया, ट्यूबवेल आ गया, आपका उन्नत किस्म का बीज आ गया, खाद आ गया, और जो पैदावार कम होती थी वो ज़्यादा होने लगी। अब कुछ फसलें हैं जिनमें कि मतलब फसल हैं और कह रहा है कि समुन्नत किस्म यानी अच्छी किस्म कौन कौन सी हैं, तो गेहूं का है सोनालिक का, कल्याण सोना, ये गेहूं का है। धान का जो है जया, पूसा 215, मक्का के लिए है गंगा और रंजीत, गंगा और मक्का के लिए गंगा और रंजीत। तो जैसे आप उन्नत किस्म का बीज लेने जाते हैं, आप धान खरीदने जाते हैं, तो उनसे पूछिए कि सोनालिका गेहूं या कल्याण सोना है, जया या इसके लिए धान के लिए जया या पूसा 215, या फिर अभी बहुत टाइप के आ गए हैं, उससे भी उन्नत किस्म के बीज आ गए हैं। आगे देखते हैं, जंतुओं से प्राप्त खाद्य पदार्थ। अभी तक हमने पढ़ा कि फसल से हमें प्राप्त खाद्य पदार्थ कौन कौन से, कैसे फसल कैसे बोते हैं। आगे हम देखते हैं कि जंतुओं से प्राप्त खाद्य पदार्थ क्या होता है। भोजन की आवश्यकता की पूर्ति के लिए पौधे की भांति जंतुओं पर भी आश्रित हैं। हम कहाँ किस पे आश्रित हैं? मनुष्य भोजन की आवश्यकता की पूर्ति के लिए पौधों की भांति जंतुओं पर भी आश्रित है। तो किस तरीके से आश्रित है? हमें यानी मनुष्य को हमें दूध, अंडे, मांस जैसे खाद्य पदार्थ जंतुओं से ही प्राप्त होते हैं। हमें मांस, अंडे, दूध किससे प्राप्त होते हैं? जंतुओं से। तो जिस तरीके से हम पौधे उगा करके अनाज करते हैं, वैसे ही हमें जंतुओं का भी पालन करना है और उन्हें समय आने पे काट के खा लेना है। तो आगे देखते हैं, दुग्ध उत्पादन। पहला पॉइंट है हमारा दूध उत्पादन। दूध देने वाले पशु जैसे गाय, भैंस को डेयरी फार्म में पालते हैं। दूध से हमें विभिन्न पोषक तत्व जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, वसा, प्रोटीन, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, विटामिन ई प्राप्त होते हैं। इसीलिए दूध संपूर्ण आहार माना जाता है। जंतुओं से जो प्राप्त खाद्य पदार्थ हैं, हम अंडे, मांस और कह सकते हैं कि अंडे, मांस, दूध, ये सबसे ज़्यादा हम उपयोग में लाते हैं। पौधों से हमें अनाज, फल, सब्जी मिलते हैं। तो देखते हैं दूध का दूध जो है हमें गाय, भैंस से ही मैक्सिमम हम लेते हैं। बकरी का, भेड़ का भी लोग दूध यूज़ करते हैं, लेकिन गाय, भैंस का ज़्यादा है। उन्हें हम फार्म में पालते हैं और दूध से हमें कार्बोहाइड्रेट्स, वसा, प्रोटीन, सोडियम, पोटेशियम, ये बहुत सारी चीज़ें जो एक संपूर्ण आहार के रूप में माना जाता है। तो जब छोटा बच्चा होता है या आप बड़े हैं तो आपको क्या बोला जाता है कि आप दूध पीजिए, पर डे 1 गिलास दूध पीजिए, आपको सारा विटामिन मिलेगा। दूध उत्पादन की पूर्ति हेतु उन्नत किस्म के पशु कौन कौन से देख लेते हैं। गाय का देसी नस्ल है साहिवाल, सिंधी, देवनी। दूसरा है गाय की विदेशी नस्ल जो है होल्स्टीन फ्रेजियन। और भैंस का जो नस्ल है वो है मुर्रा, मेहसाना, सुखी, जीली। क्वेश्चन आएगा कि गाय का विदेशी नस्ल है, ऑप्शन रहेगा साहिवाल, सिंधी, देवनी, फ्रेजियन। तो आपको जो ऑप्शन जो आप याद है कि विदेशी नस्ल जो है फ्रेजियन है, तो आप फ्रेजियन पे टिक मारेंगे। छोटी छोटी चीज़ें मैं हर बार बताता हूँ, छोटी छोटी चीज़ें जो हम ध्यान नहीं देते हैं। आगे देखते हैं, अगला हमारा है कुक्कुट पालन।
कुक्कुट पालन क्या है? पक्षी पालते हैं अंडे के लिए, मांस के लिए, जिससे मुर्गी, बतख इत्यादि पालते हैं। तो कुक्कुट पालन क्या होता है देख लेते हैं। अंडे एवं मांस के लिए मुर्गी, बतख इत्यादि पक्षियों का पालन कुक्कुट पालन कहलाता है। आपके जो क्वेश्चन आ सकते हैं कि कुक्कुट पालन है पक्षी के लिए, पशु के लिए, पौधों के लिए या कोई नहीं, तो आपको उत्तर देना है कि पक्षी के लिए। मुर्गी और बतख जो है कुक्कुट पालन किसको कहते हैं? तो अंडे और मांस के लिए मुर्गी या बतख जो पालते हैं उसके लिए। अब ध्यान से देखिए, अब उसमें एक और पॉइंट आ गया है कि अच्छे अंडे की पहचान आप कैसे करेंगे। आप दुकान पे गए और आपको एक अंडा दे दिया या 1 दर्जन अंडा लेकर के आए, तो अंडा सही है या सारे अंडे एकदम से सही हैं या फिर खराब हैं, वो आप बिना फोड़े तोड़े कैसे जानेंगे? तो देखते हैं अच्छे अंडे की पहचान क्या है। अच्छे अंडे की पहचान, गर्म पानी से भरे पात्र में कुछ अंडे डाल दीजिए। ध्यान से देखिए, यह तैरते रहते हैं या पानी में डूब जाते हैं। जो अंडे पानी में डूब जाते हैं वह अच्छी गुणवत्ता के हैं, जो तैरते रहते हैं वो खराब अंडे हैं। ठीक है, तो आप 1 दर्जन अंडा लेकर आए, थोड़ा सा गर्म पानी कीजिए और उसको क्या करेंगे? अंडे को डाल दीजिए। अंडे को डाल देंगे तो जो तैर रहा है वो खराब है, जो डूब गया वो अच्छा है। तो जब भी आप लाएं इस तरीके से अच्छे अंडे की पहचान कर सकते हैं। मत्स्य पालन, मछली पालन को मत्स्य पालन कहते हैं। मछली लोग पालते हैं तालाब पोखरे में, आपने देखा होगा, और उस निकलने के बाद हम उसको काट करके या मार्केट में बेच करके मतलब या खाते हैं जो लोग भी, वो मछली तालाब से या समुद्र से मार करके लाई जाती हैं। वो देखते हैं जल स्रोत के आधार पर मछलियों को 2 वर्गों में बांटा गया है। तालाब, झील, नहर एवं नदी में पाई जाने वाली मछली, अलवण मछली। देख लें, ये पॉइंट है, अलवण मछली जैसे कटला, रोहू आदि। रोहू कौन सी मछली है? तो जल, नहर और नदी में रहने वाली मछली है, समुद्र में रहने वाली मछली नहीं है। और वो अलवण मतलब उसमें नमक, जैसे इन सब चीज़ों में नमक, तालाब, झील, नहर या नदी में अलवण मतलब लवणों की कमी रहती है। और ये जो है जल जो है अलवण जल कहलाता है। ठीक है, दूसरा होता है सागर, महासागर में पाई जाने वाली मछली जैसे टूना, कांड, ये लवण जल मछली भी कहलाती है। ये लवण जल भी मछली कहलाती है। तो ऑप्शन आएगा कि सागर में, यहाँ महासागर में पाई जाने वाली मछली है कतला, रोहू, टूना इत्यादि, या फिर कांड। तो आपको बताना है कि टूना जो है आपके सागर, महासागर में रहने वाली मछली है। इस तरीके से हमने ये चैप्टर समाप्त हो गया। अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि क्या सीखा हमने। तो पहले ही मैं बताऊं कि हमने क्या सीखा, में देखेंगे कि फसल का स्टेप बाय स्टेप फसल उगाने के लिए क्या करते हैं, और जंतुओं का पालन जैसे मत्स्य पालन, कुक्कुट पालन इत्यादि कैसे होता है या किसके लिए होता है। तो यानी हम जो मनुष्य है उनके भोजन पदार्थ के लिए वो 2 चीज़ों पर निर्भर है। एक तो है फसलों पर निर्भर है और वो दूसरे जंतुओं पर निर्भर है। कल हम जानेंगे कि हमने क्या सीखा इस चैप्टर से। उसके बाद हम 20 क्वेश्चंस कराएंगे इस पर आधारित, और उसके बाद हम चलेंगे 21वां क्वेश्चन आपको देंगे। इस 10 चैप्टर के बाद जो 11वां चैप्टर होगा वो हमारा साइंस में फिजिक्स का चैप्टर चालू हो जाएगा, बल एवं दाब। तो देखते रहिए और अगले चैप्टर का इंतजार कीजिए, अगले लेक्चर का भी इंतजार कीजिए। हम जल्द ही मिलते हैं। नमस्कार।